अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला T20I मैच शुरू हो जाएगा और ये मैच शुरू होगा 4 बजे। 6 बजे में बिल्कुल मत रहना, वो पहले वाला टाइम था, फिर पाकिस्तान ने जो है वो इसको थोड़ा सा चेंज करके पहले मैच जो है वो करवाया गया है ताकि वो जो कंडीशंस है ना, वो जो नमी शमी बाद में गिरती है ओस वगैरह वो ना हो, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो करनी है श्रीलंका के हिसाब से। और अगर ये प्रैक्टिस कराची में होती या ये 3 मैचेस कराची में होते क्राउड का सोचे बगैर, बेशक क्राउड ना आता और सिर्फ इस हिसाब से सोचा जाता कि हमने जो है वो वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका में जाके खेला है, वहां पे जो है वो ड्राई विकेट्स होंगी, स्पिन जो है वो ज्यादा होगा, स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा सूटेबल पिचेस हैं वो कराची की हैं, क्योंकि कराची भी समुंदर है कराची के पास, और श्रीलंका तो वैसे ही चारों तरफ जो है वो समुंदर ही समुंदर है, श्रीलंका खुद एक आइलैंड है। तो इस वजह से जो है टाइम थोड़ा पहले रखा गया ताकि वो जो ड्राइनेस है विकेट के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए रहे। अब आ जाते हैं अपनी प्लेइंग 11 की तरफ। मेरी प्लेइंग 11 में साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, ख्वाजा नाफे, फखर जमान, नवाज, शादाब, शहीन, नसीम और इब्रार आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक इसके अंदर चेंज हो सकता है और वो है ख्वाजा नाफे का। अगर तो हम लोग 3 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे जैसे कि फ़हीम, नवाज और शादाब, तो फिर हमारे पास जो है वो ख्वाजा नाफे की मेरी प्लेइंग 11 के अंदर जगह नहीं बनती, क्योंकि हमने जो है वो फ़खर जमान को भी तो एडजस्ट करना है ना लोअर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि अब जो है वो फ़खर जमान ना तो वो ओपन कर रहे हैं, ना वन डाउन आ रहे हैं, ना वो टू डाउन आ रहे हैं। वो आखिरी जो सीरीज हुई उसके अंदर भी वो नीचे बारी करने आए थे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर पाकिस्तान खिलाता है फ़खर जमान को तो हमें जो है वो और साथ फ़हीम अशरफ को भी खिलाता है या 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाता है, तो उस प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से फिर ख्वाजा नाफे की जगह नहीं बनती, क्योंकि फिर उसके अंदर जो है वो बाबर आजम भी खेल रहे हैं, सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं, फिर उसके अंदर फ़खर जमान भी होंगे, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान जो है वो हमारे पास 5 प्रॉपर बैट्समैन होंगे। उसके साथ फिर अगर हम फ़हीम के साथ जाएं नंबर 1 ऑलराउंडर, फिर उसके बाद नवाज नंबर 2 ऑलराउंडर और शादाब खान 3 ऑलराउंडर। ये हो गए हमारे 8 प्लेयर। उसके बाद मैं सिर्फ जाऊंगा 2 पेसर्स के साथ, एक है नसीम शाह और एक है शहीन शाह अफरीदी। मुझे नहीं लगता कि सलमान मिर्जा को खिलाएंगे, उसकी वजह यह है कि एक ही साथ 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स को ट्राई करना थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो इसलिए आई विल गो विद नसीम शाह क्यों। और वसीम जूनियर की तरफ में इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि आगे जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, हम लोग जो है आगे जो है फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा और हम लोग जो है वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप में जो है वो वसीम जूनियर का नाम नहीं है। आकिब जावेद ने जो है वो वसीम जूनियर को कहा है कि आप जरा रेस्ट करें, वर्ल्ड कप में जो है हम 2-3 पेसर्स के साथ ही जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो उन वसीम जूनियर का नाम नहीं डाला गया, सिर्फ शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सलमान मिर्जा का नाम डाला गया है वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर। तो इस वजह से जो है मैं वसीम जूनियर के साथ नहीं जा रहा। अगर तो वसीम जूनियर वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर होते तो मैं यहाँ पे नसीम शाह को बिठा के वसीम जूनियर को खिलाना पसंद करता। इस मैच के अंदर जो है मुझे सिर्फ 2 लड़कों से रन्स चाहिए, सॉरी 2 नहीं 3 से, जिसके अंदर एक आते हैं साइम अयूब, क्योंकि साइम अयूब ने जो है पिछले काफी लंबे अरसे से स्कोर नहीं किए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि साइम अयूब से जो है वो ट्राई नेशन सीरीज से लेके अब जो श्रीलंका वाली सीरीज हुई है जनवरी के अंदर, उस वक्त तक साइम अयूब के बल्ले से कोई प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस या जिसे कहते हैं ना बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस नहीं आई। साइम अयूब ने सिर्फ 4 50 किए हैं पिछले 29 मैचेस में, और इतने ज्यादा चांसेस किसी को भी नहीं दिए गए मेरे ख्याल में क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने साइम अयूब को दे दिए गए हैं। तो अब जो है वो साइम अयूब को परफॉर्म करना होगा, और साइम अयूब को जो है वो अपनी प्रेजेंस शो करवानी होगी एज अ बैट्समैन, क्योंकि साइम अयूब हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे हैं अगर वो बॉलिंग करते हैं। जैसा कि शादाब खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि मैं हूं बॉलिंग ऑलराउंडर और मेरा काम है बॉलिंग करके देना।
शादाब खान अगर बैटिंग के अंदर अच्छा करके दे जाए, वो पाकिस्तान का प्लस पॉइंट है कि शादाब खान जो है वो बैटिंग के अंदर अच्छा करके दे गए हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें तो साइम अयूब की जो प्रायोरिटी है वो उसकी बैटिंग होनी चाहिए। अगर वो बॉलिंग के अंदर हमें अच्छे 2-3 आउट करके दे जाएं तो वो पाकिस्तान टीम के लिए प्लस पॉइंट है कि साइम अयूब जो हैं वो बॉलिंग के अंदर भी आके थोड़े स्कोर दे के 2 आउट करके चले गए। उसके बाद जो है साहिबजादा फरहान से सिर्फ एक ही चीज की डिमांड है, और वो ये है कि साहिबजादा फरहान जो है वो डॉट कम से कम करें। उसके बाद छक्के चौके मारना जानते हैं, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना है, वही एशिया कप वाला या उसके बाद जो आखिरी सीरीज हुई हैं जो साउथ अफ्रीका के साथ हुई उसके अंदर साहिबजादा फरहान ने बाबर आजम के साथ खड़े होकर काफी अच्छे रन्स किए हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। साहिबजादा फरहान ने स्ट्राइक रोटेशन भी की है। लेकिन अगर उससे पहले देखा जाए या इस जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई इसके अंदर भी हमने सेम ही देखा कि साहिबजादा फरहान ने स्ट्राइक रोटेशन नहीं की। तो वही एक चीज डिमांड है साहिबजादा फरहान से कि अगर वो एक बॉल पहले छक्का मारते हैं तो अगली बॉल के वो दोबारा अगर मिले तो मारने जाए, वरना सिंगल लेके सामने वाले को भाई आजो अब आप आजो बारी कर लो। तो इतने आसान तरीका है स्कोर बनाने का। देखो छक्का मार के ओवर में 7 रन भी वही चीज है और सिंगल डबल लेके भी वही चीज है। अगर एक बाउंड्री मार ली है तो उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल चौका भी मारा है, उसके बाद अगर हमारे पास 5 सिंगल आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमें ओवर में 9 रन मिल रहे हैं, विच इज वेरी गुड देन अ बाउंड्री एंड अ सिंगल इन एन ओवर। तो इसीलिए साहिबजादा फरहान से सिर्फ इस चीज की डिमांड है कि साहिबजादा फरहान जो है वो अगर स्ट्राइक रोटेट करना लग जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि साहिबजादा फरहान एक बहुत अच्छे और ब्रिलियंट बैट्समैन है। और दूसरा उनका वही फॉल्ट है कि इन स्विंग के ऊपर फंस जाते हैं क्योंकि उनका पैर सीधा नहीं होता, जिसकी वजह से उनका सर आगे गिर जाता है और दरमियान से एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं या वो बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद साइम अयूब के बारे में हमने बता दिया, बाबर आजम से जो है वो रन्स रिक्वायर्ड हैं। अब एक वो मैच हुआ, प्रैक्टिस मैच हुआ, उसको क्या कहते हैं सिनेरियो मैच। उसके अंदर बाबर आजम ने कोई 78 रन की आई गेस इनिंग खेली 40 कुछ बॉल्स के ऊपर। उसके अंदर बाबर आजम ने जो है वो शहीनशाह अफरीदी को एक ओवर में 2 चौके और 2 छक्के लगा के 21 रन भी बनाए, जो कि काफी अच्छा लगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें एक इब्रार अहमद की बॉल के ऊपर कैच ड्रॉप भी हुआ है बाबर आजम का, और वो शुरू शुरू में ही था, यानी बंदा के ना कि बहुत 50 कर लिया था 30-32 बॉलों के ऊपर या 20-22 जो भी है वट एवर इट इज, उसके ऊपर जो है बाबर आजम ने 50 कर लिया था। उसके बाद वो लगा नहीं, वो इतने में लगा था 20-22 को शायद बाबर आजम ने किए होंगे। उस वक्त वो टॉप एज लगा था और उस्मान खान विकेट कीपर गए थे दायरे तक भाग के, लेकिन वो कैच को नहीं पकड़ सके थे। राम सुकून से शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर फील्डर खड़ा हुआ था, वो सिंपल कैच पकड़ सकता था, लेकिन उस्मान खान ने वहां गलती की। उसने कहा नहीं जी मुझे कैच लेने दे, और उस्मान खान भी वो कैच नहीं ले सके थे। उसके बाद बाबर आजम एज यूजुअल एक्सेलरेटेड हिज शॉट्स और इनिंग, और उसके बाद जो है बाबर आजम ने 70+ रन की इनिंग खेली। उसके बाद सलमान अली आगा बाबर आजम से जो है वो सिर्फ रन रिक्वायर्ड है। मुझे बाबर आजम नो डाउट बाबर आजम के पास बहुत टैलेंट है। बाबर आजम के बारे में शादाब खान ने भी कहा है कि बाबर आजम के ऊपर जब बुरा वक्त था तब भी वो प्रैक्टिस करते थे। अब जब बाबर आजम के ऊपर बुरा टाइम आया तब भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके ऊपर बस शायद कोई बुरी नजर है या उसके ऊपर कोई साया हुआ है या कोई जादू किया गया। वो याद है आप लोगों को एक मुफ्ती साहब ने कहा था कि बाबर आजम के ऊपर जो है वो किसी ने काफी सख्त किस्म का जो है ना अमल कराया हुआ है, जिसकी वजह से बाबर आजम से स्कोर नहीं हो रहे, और लग भी ऐसा ही कुछ रहा है। तो बाबर आजम को सदका वदका भी उतारना चाहिए। मैच से पहले मैं कहता हूँ कि ना कोई बकरे वगैरह का सदका दे के फिर मैच के लिए उतरे, कर जाएगा स्कोर बाबर आजम। तो वो जो है मतलब वही है कि बाबर आजम नेट्स के अंदर देखो ना तो बाबर आजम एक अलग ही चीज लग रहा होता है। अगर तो वो जिस तरह की शॉट, यानी कि अभी देखो जो ये सिनेरियो मैच है उसके अंदर बाबर आजम ने बहुत अच्छे चौके मारे, बहुत अच्छे छक्के मारे, निकल के मारे, लेकिन जब मैच आते हैं तो बाबर आजम के पैर चलना बंद हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ जो है ना वो है, मसले चल रहे हैं कुछ ना कुछ बाबर आजम के, बेशक वो दिमाग में चल रहे हैं या बाबर आजम के ऊपर किसी ने कोई जादू टोना किया हो, लेकिन मसले तो हैं।
सिर्फ बाबर आजम से जो है वो रन्स की नीड है कि बाबर आजम रन्स करे, जिस तरह वो खेलना पसंद करते हैं उसको खेलने दो, बस उसे बोलो कि भाई तूने रन्स करके देने हैं। और मैं बाबर आजम को जो है वो वन डाउन पे रखूंगा। मैं एवी फजूल में बंदा बोले कि भाई कि नहीं बाबर आजम की जगह नहीं बनती क्योंकि सलमान अली आगा ने जो है 12 बॉलों के ऊपर 45 रन किए हैं, फिर मैं सलमान अली आगा की जो 4 इनिंग्स है वन डाउन की उसके खोल के निकाल दूं, फिर मैं उसमें बताऊं कि उसके जो है वो 160 का स्ट्राइक रेट है। तो इसीलिए जो है मैं बाबर आजम को जो है वो बेंच के ऊपर बिठाना चाहूंगा और कहूंगा कि नहीं बाबर आजम की प्लेइंग 11 के अंदर जगह नहीं बनती। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला। ये ना दोगले लोग होते हैं, ये दो लगातार 2 वीडियोस में ना सेम एक तरह के बयानी के ऊपर नहीं रह सकते, ठीक है। तो इन लोगों की बातों के ऊपर मत जाया करें, जो हकीकत हो ना उसके ऊपर रहा करें। सलमान अली आगा, मैं कह रहा हूं कि सलमान अली आगा देखो टेस्ट में 7वें नंबर पे बारी करने आता है और ओडीआई में आई गेस 5वें या 6वें नंबर पे बारी करने आता है। एक बंदा अगर लॉन्ग फॉर्मेट में उतने ही बॉल यानी कि 6वें 7वें नंबर पे अगर ओडीआई में बारी कर रहा है तो कितने ही ओवर रह जाते होंगे, ज्यादा से ज्यादा भी 20-22 इतने ही रह जाते होंगे ना। अगर वो 20-22 में आके अच्छे स्कोर करके जा रहा है, अच्छी शॉटें खेल के जा रहा है, तो यहाँ पे जहां अगर फॉर एग्जांपल 12 ओवर रह गए 13 ओवर रह गए तो यहाँ पे आके क्यों नहीं करके दे रहा सलमान अली आगा स्कोर। नो डाउट भाई बहुत अच्छा खेला, आखिरी इनिंग बहुत अच्छी खेली, 12 बॉलों के ऊपर 45 रन की इनिंग थी, मुझे बहुत पसंद आई। और मैं यही कह रहा था, मैं उस मैच के बाद जो वीडियो बनाई उसके अंदर भी यही बोला कि ये वाला सलमान अली आगा कहाँ से डाउनलोड हो गया, ये वाला सलमान अली आगा हमें चाहिए। ये अल्फाज थे मेरे और मैं अभी भी इस अल्फाज के ऊपर कायम हूँ कि नहीं चाहिए भाई दोबारा ये इस तरह 12 बॉलों के ऊपर 45 रन की इनिंग। आओ अपना 150 से 160 के स्ट्राइक रेट से खेलो, अच्छे रन्स करके दो बस, ठीक है। तो मैं सलमान अली आगा जो है वो चौथे नंबर पे रखूंगा और मैं जो हूं वो यही कहूंगा कि सलमान अली आगा परफॉर्म करे। इसके बाद जो है वो मेरे पास आते हैं जी फखर जमान। अब आप कहोगे जी कि इसके अंदर विकेट कीपर कहाँ है, तो मैं जो हूं ना इस मैच के अंदर साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर के तौर पर रखूंगा क्योंकि साहिबजादा फरहान जो है वो भी विकेट कीपर ही है। और अगर देखा जाए तो फिर अगर ख्वाजा नाफे खेलते हैं तो उस ख्वाजा नाफे विकेट कीपिंग करेंगे, वरना तो उस्मान खान के तो मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा। तो क्योंकि उसमें फिर आपको ख्वाजा नाफे और फ़हीम अशरफ दोनों को बिठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें आखिरी मैच को तो उसके अंदर भी उस्मान खान उसी तरह से खेल रहे थे जिस तरह वो खेलते हैं। लेकिन अगर हम ख्वाजा नाफे को देखें तो ख्वाजा नाफे जो हैं वो टेक्निक वाइज उस्मान खान से बहुत अच्छे हैं, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है ख्वाजा नाफे की एज कंपेयर टू उस्मान खान। तो इसीलिए मैं सिर्फ इस वजह से जो है वो उस ख्वाजा नाफे की तरफ जाता हूं, या ख्वाजा नाफे और फ़हीम अशरफ में से एक प्लेयर खेलेगा। लेकिन ये मेरी प्लेइंग 11 है तो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, हमारे लिए जो है वो ख्वाजा नाफे ही खेलेगा। उसके बाद फिर फौजी हमारा फ़खर जमान एंड ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे सिर्फ फ़खर जमान का एक ही डर लगा रहता है और वो ये डर है कि वो दोबारा से इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लेके अब तक जो है वो फ़खर जमान इंजर्ड पे इंजर्ड हो रहे हैं, या परफॉर्म नहीं करते। एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं फिर अगले मैच में इंजर्ड हो जाते हैं। तो मुझे इसीलिए फ़खर जमान की, मैं अगर सही बात बताऊं ना, फ़खर जमान ना बाबर आजम, रिजवान, हफीज और इफ्तिखार की भी थोड़ी मोटी परफॉर्मेंसेस की वजह से ना हमेशा बचता रहा है, सच्ची बात बताता हूं। लेकिन उस बचने का मतलब ये नहीं है कि फ़खर जमान बिल्कुल ही गया गुजरे, नहीं। फ़खर जमान ने पाकिस्तान के लिए बहुत साल सर्व किया है और फ़खर जमान ने मैचेस जितवा के भी दिए हैं। तो हम सिर्फ अभी हमसे पता है कि हम प्रेजेंट के ऊपर चलने लग गए हैं। हमेशा कहा जाता है जी कि अपने माजी को नहीं भूलना। अगर हम अपने माजी को नहीं भूल रहे तो हम किसी दूसरे के माजी को क्यों भूल रहे हैं? समझ रहे हो ना? आज तुम गरीब हो कल को अमीर हो गए हो, तो क्या तुम अमीर होने के बाद अपना माजी भूल जाओगे? नहीं भूलोगे भाई। इसी तरह अगर तुम अमीर हो और तुम गरीब हो गए हो तो तुम
गरीब होके माजी को भूल जाओगे और मेहनत करना छोड़ दोगे कि यार मैं कल कहाँ खड़ा था, आज मैं कहाँ हो गया हूँ, कब मैं फिर वहां जा सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ। अभी बाबर आजम और फखर जमान के ऊपर सेम यही टाइम चला हुआ है कि बाबर आजम और फखर जमान जो है पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग थे, अब ये हो गए मिडिल क्लास लोग, ठीक है। और अब ये लोग कर रहे हैं मेहनत, लेकिन मेहनत के लिए इनके पास सपोर्ट नहीं है हर तरफ से जो है, खास तौर पे बाबर आजम तो जलील हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करने लग जाएं तो ये वापस इलीट क्लास में आ जाएंगे, यानी कि परफॉर्मेंसेस देने लग जाएंगे, और हमें ये करना भी चाहिए। उसके बाद जी नवाज से तो कोई गिला है नहीं, नवाज एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बॉलिंग के अंदर भी बहुत अच्छा करके दे देता है, बैटिंग के अंदर भी करके दे देता है। शादाब खान ने जो है जब से कम बैक किया है तो शादाब खान ने 2 मैचेस के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शादाब खान ने कहा है कि मैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, मेरी जो प्रेफरेंस है वो बॉलिंग है, प्रियोरिटी मेरी बॉलिंग है, मुझे बॉलिंग पे फोकस करना है। अगर मैं 3-4 मैचेस में परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे पता है कि मुझे बाहर बिठा दिया जाएगा और वो मैं होने नहीं दूंगा। कहने का मतलब उनका ये था, खैर ये उनके अल्फाज नहीं थे आखिरी वाले कि मैं होने नहीं दूंगा, उनका मतलब ये उनका कहना यही था कि भाई मैं अगर 3-4 मैचेस अच्छे नहीं करूंगा तो मैं जो हूं वो बाहर बिठा दिया जाऊंगा, तो इसीलिए मुझे बॉलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और बॉलिंग के अंदर ही परफॉर्म करके देना है। अगर शादाब खान बॉलिंग के अंदर परफॉर्म करके देते हैं तो ये शादाब खान का अच्छा साइन है, शादाब खान का पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। अगर हम ये कहें कि जी शादाब खान बैटिंग के अंदर करके दे देगा और बॉलिंग करके नहीं देगा तो ये गलत है, क्योंकि शादाब खान की प्रायोरिटी है बॉलिंग। अगर शादाब खान बैटिंग के अंदर परफॉर्म करके दे देता है तो ये पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है कि शादाब खान ने पाकिस्तान के लिए बैटिंग में थोड़ा सा अपना स्कोर इंक्लूड किया है, परफॉर्मेंस दी है, ये पाकिस्तान के लिए हो जाएगा प्लस पॉइंट। उसके बाद शहनशाह अफरीदी ने जो है वो इंजरी के बाद अपना पहला मैच खेलना है, देखते हैं कैसा खेलते हैं। और हाँ एक बात तो याद रखना भाई कि अगर तो स्विंग करना है ना तो आप लोगों को गुड लाइन पकड़नी पड़ेगी शुरू में, और बाद में जो है वो गिट्टे तोड़ने वाले काम करने हैं, खास तौर पे पेसर्स ने। फहीम अशरफ का पता नहीं बॉलिंग देती हैं उसे कि नहीं देते, उसे खिलाते भी हैं कि नहीं खिलाते, लेकिन शहीन शाह और नसीम शाह मैं अपनी प्लेइंग 11 में रखता हूं, तो कहना तो मैं यही चाहूंगा कि भाई शुरू में स्विंग और बाद में गिट्टे, किसी और से नहीं, आप पथी राना से सीख लो यार, वो तो पुराना अभी नया नया है ना एज कम्पेयर टू शहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह, ही इज डूइंग सो गुड। बट अगर हम इनको देखें शहीन शाह अफरीदी को, खास तौर पे शहीन शाह अफरीदी तो बहुत पुराना चल रहे हैं ना पाकिस्तान टीम के साथ, तो शहीन शाह से अच्छे की उम्मीद है कि शहीन शाह जो 2021 में ईगल था ना वो ईगल हमें वापस मिल जाए। और पता नहीं है जब से 2023 वाला जो एशिया कप हुआ था श्रीलंका के अंदर पनिगले में, ये वहां से बाहर हुए उसके बाद से लोग खड़े नहीं हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वो ना वहां पे कोई समुद्र में डूब डूब गए हैं और यहाँ कोई जोकर भेज दिए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में जाए ना तो जब उधर पहुंचे तो इनको अपने वो पाकिस्तान की असल टीम मिल जाए, क्योंकि मजा तो फिर ही आएगा। उसके बाद इब्रार अहमद को खिलाना चाहूंगा क्योंकि इब्रार अहमद इज बेटर देन अदर। हमेशा से मुझे अच्छा लगता है भाई, तो खास तौर पे जब से वो विराट कोहली को स्पेल किया और शुभमन गिल को ऐसे लटका के आउट किया था, वहां पे जो है वो खत्म हो जाता है भाई। हाँ मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली के आगे किसी स्पिनर ने, पाकिस्तानी स्पिनर ने खास तौर पे ओडीआई के अंदर इतना अच्छा स्पेल किया होगा। 10 ओवरों में मेरे ख्याल में 29 रन दिए थे और विराट कोहली को लटकाया हुआ था, शुभमन गिल को जो है वो कैसे लटका के बोल्ड किया था। तो इसीलिए आई विल पिक इब्रार अहमद इन माय प्लेइंग 11। तो ये था भाई हमारा थोड़ा सा प्रीव्यू कि हमें किस किस से स्कोर चाहिए और कौन कौन हमें करके दे सकता है। देखो साहिबजादा फरहान तो करके दे देगा, सलमान अली आगा ने जिस तरह की आखिरी इनिंग खेली सलमान अली आगा भी करके दे देगा, फखर जमान भी करके दे देगा, ख्वाजा नाफे खेला तो ख्वाजा नाफे भी करके दे देगा, क्योंकि अब फखर जमान के पास वो वाला काम हो गया ना कि भाई मारूंगा, लगे तो लगते रहेंगे, नहीं लगेंगे तो पहली बॉल के ऊपर आउट होके बाहर आ जाएंगे, बॉल जाया नहीं करेंगे। सिंपल सा यही रह गया ना, क्योंकि 6वें नंबर 7वें नंबर के ऊपर तो फखर जमान ने बारी करने आना है, खास तौर पे 6वें नंबर मेरे ख्याल में। तो वहां पे यही एलिमेंट रह जाता है कि या मारो या मत जाओ। तो फखर जमान काम भी वही करेगा, मारेगा भाई, मुझे तो लगा पेल देगा, हाँ पेल देगा।
उसके बाद नवाज से कोई शिकवा नहीं, नवाज कर देगा। शादाब खान देखने वाले होंगे, शहनशाह देखने वाले होंगे, नसीम शाह देखने वाले होंगे। इस वक्त हमारी टीम के अगर अंदर कोई करके दे सकता है ना बॉलिंग के अंदर, तो वो नवाज है और इब्रार अहमद है। नसीम शाह इज नॉट इन अ गुड फॉर्म, बहुत लंबे अरसे से शहनशाह इंजरी से वापस आए हैं, उन्हें देखेंगे। शादाब खान ने 2 मैचेस खेले श्रीलंका के खिलाफ, काफी अच्छे खेले, उसमें शादाब खान देखने वाले होंगे। इस ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के अंदर के क्या करते हैं शादाब खान, मोहम्मद नवाज जो है वो करके दे देंगे, इसके अंदर कोई शक नहीं है। नाफे खेलते हैं या फहीम खेलते हैं, ये लोग भी अपनी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डालेंगे लाजमी। उसके बाद सलमान अली आगा ने एक मैच अच्छा खेला है, देखते हैं कि सलमान अली आगा इस चीज को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। बाबर आजम से रन्स की रिक्वायरमेंट है और बहुत ज्यादा है। वन लास्ट होप, उम्मीद करते हैं कि इस आखिरी होप के अंदर बाबर आजम कर जाए परफॉर्म। ये वर्ल्ड कप जो है ये मेरी आखिरी उम्मीद है बाबर आजम को लेके। मैं बाबर आजम के बारे में उसके बाद कोई बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं फिर क्या बोलूं, साथ नहीं छोड़ूंगा लेकिन बाबर आजम का। आई विल ऑलवेज डिफेंड बाबर आजम, क्योंकि ही सर्व्ड फॉर सो मेनी लॉन्ग ईयर्स इन अ गुड वे फॉर पाकिस्तान टीम। उसके बाद साइम अयूब से खासतौर पर रिक्वायर्ड हैं रन्स, क्योंकि पाकिस्तान का एक ऐसा वाहिद प्लेयर है जिसे इतने ज्यादा मौके दिए गए हैं जो आज तक किसी को नहीं दिए गए। आप इस रिसेंट 2025 को ही देख लें, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे 7-0 हैं इस साल T20 के अंदर सिर्फ साइम अयूब के। तो देखना पड़ेगा कि साइम अयूब क्या करते हैं इसके अंदर। उसके बाद साहिबजादा फरहान जो है वो रन्स करके दे देंगे। एक साहिबजादा फरहान, दूसरा ख्वाजा दाफे या फहीम अशरफ में से जो खेलेगा वो परफॉर्म करके दे देगा, फखर भी करके दे देगा, नवाज भी करके दे देगा और इब्रार भी करके दे देगा। बाकी सबसे परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है मुझे हर हाल में।